साल 2024 में केंद्र में बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बनी, उस साख के साथ नहीं जो अब से पहले 2 बार रही। इसके पीछे एक कारण रहा विपक्ष का संविधान बचाओ नैरेटिव। पॉलिटिक्स 24 आवर जॉब है, ऐसे में बीजेपी साख फिर मजबूत करने में लगभग तुरंत ही जुट चुकी है। नतीजा, इस साल से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी यानी आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। यह बताता है कि सत्ताधारी अगर निरंकुश हो जाए तो कैसी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन हकीकत और सियासत के बीच एक ऐसी धुंधली सी लकीर होती है जो दिखाई भले ही ना दे पर जमीन आसमान का फर्क ला देती है। ऐसे में सवाल 2 ही हैं। एक, क्या बीजेपी का यह कदम सिर्फ नैरेटिव की काट लाना है? दूसरा, इतिहास में काले अध्यायों को याद रखने के लिए तारीखों का सहारा हमेशा से ग्रेटर गुड के लिए किया जाता रहा है। तो संविधान हत्या दिवस क्यों ना मनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी अंधे पावर को जाने और समझे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी। विकास जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। विकास जी, संविधान हत्या दिवस मनाया जाए, ये अटल जी की सरकार के दौरान के सालों में सरकार ने महसूस नहीं किया, मोदी 1.0 ने महसूस नहीं किया, मोदी 2.0 ने महसूस नहीं किया, एनडीए 3.0 ने महसूस किया। कहीं ये सियासी कदम तो नहीं, कहीं ये राजनीतिक कदम तो नहीं? स्वप्निल जी, जो बात मैं हम कहना चाहूंगा और आपके समाचार प्लस के माध्यम से, आप इसको सियासी कदम नहीं, ये उन तमाम बातों का जवाब है जो संविधान के प्रति कांग्रेस लगातार भ्रामक रूप से प्रचार करती रही और किस तरह से संविधान पे आक्षेप लगाकर कि संविधान बदल देंगे, संविधान को ये कर देंगे। संविधान के साथ जो सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ की है वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की है, चाहे संविधान संशोधन का मामला हो। जो संविधान देश के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रति है, जिससे लोकतंत्र जिंदा है और देश का लोकतंत्र आज विश्व में जाना जा रहा है। लेकिन इस स्थिति को जब देखते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान देखें, लगातार देखो ऐसा है, आपातकाल की स्थिति को कोई भूले नहीं है। लेकिन बार बार संविधान की दुहाई देके कांग्रेस जिस प्रकार के अनर्गल और भ्रामक प्रचार करते तो क्या ये बदला लेना है? क्या सिविल जी? तो क्या ये बदला लेना है? बदला लेना नहीं है, ये वो वास्तविक स्थिति है कि संविधान को किस तरह कांग्रेस सरकार ने तोड़ मरोड़ के आम आदमी का लोकतंत्र में जो अधिकार है उस अधिकार को दबाने की कोशिश की। यहाँ तक कि मीडिया को भी। विकास भाई 2 सेकंड। आपकी और मेरी जो एज है उसके हिसाब से इतना तो तय है कि हमने इमरजेंसी के दिनों को नहीं देखा। ठीक है, अटल जी ने देखा था। अटल जी ने महसूस नहीं किया जब एनडीए सरकार थी कि हम लोकतंत्र हत्या या संविधान हत्या दिवस मनाएं। उन्होंने शायद इसलिए महसूस नहीं किया होगा कि देश उससे आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मोदी 1.0 ने भी महसूस नहीं किया, मोदी 2.0 ने भी महसूस नहीं किया, एनडीए 3.0 ने इसलिए महसूस किया क्योंकि आपके अगेंस्ट एक नैरेटिव बना जो कारगर रहा, जिसकी वजह से आपके साख पर बट्टा लगा। और इसीलिए आप ये संविधान हत्या दिवस लेकर आए हैं, जिसको आप पॉलिटिकल ना कहें तो बदला लेने वाली बात कह ले। देखिए सिविल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार आप इस बात को सियासी गणित के लिए, या मैं कहूंगा कि आप कहोगे कि अटल जी उस वक्त मान लो उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन महसूस की बात नहीं है। ये जो देश में आपातकाल की, और आप देखेंगे वर्तमान में चाहे वो राजस्थान की विधानसभा का मामला हो, चाहे केंद्र में जब लोकसभा चलती है तो जो कांग्रेस पार्टी वो किस तरह के मुद्दे उठा रही है, क्योंकि आम जनता के मुद्दे वो उठाने रही है। कभी वो किस किस तरह के, कभी जो एक धर्म को, एक संविधान को, एक ईडी को, एक सीबीआई को, संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने के अलावा कांग्रेस कोई कार्य कर नहीं रही है। और कांग्रेस का पूरा जो है एक एजेंडा और मिशन हम माने तो इस तरह का जाति, भाषा, धर्म, वंश, इसके आधार पे बांटा रह गया है। तो जो संविधान जिसके तहत ये भारत एक सूत्र में और देश की जो गौरव और जो भाई, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि शायद मैं अपने सवाल को क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने 1.0 के रेजिम में ये क्यों नहीं महसूस किया, 2.0 में क्यों महसूस नहीं किया? हमने ये संविधान हत्या दिवस, जो कि संविधान की हत्या हुई थी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये वो एक काला अध्याय है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हमने 2023 में नहीं, 2014 से 2023 तक क्यों नहीं मनाया?
या नरेंद्र मोदी ने क्यों जरूरत महसूस नहीं की कि 2023 तक 2014 से 2023 तक मनाया जाए? सिमरन जी देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी जो एक मिशन और एजेंडा, आप मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। अब राम मंदिर का मामला था कि राम मंदिर के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन राम मंदिर बना, और यही धारा 370 का मामला, ये 3 तलाक के कई मसले ऐसे थे जो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों में लेके चल रही थी कि देश में संविधान को सर्वोपरि करना है। लेकिन ये तो आपके घोषणा पत्र में भी रहता था। नहीं, ये तो आपके घोषणा पत्र में भी रहता था। आपके घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं था कि 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करेंगे। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लिए जाते हैं जिनके लिए पार्टी अपनी विचारधारा के अनुरूप जब जैसा संवैधानिक रूप से जो है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हम इस बात को ये नहीं किया जा सकते कि 370 का कब हुआ धारा राम मंदिर के मामले में। कई दिन से कांग्रेस सरकार कांग्रेस के जो लोग ये कहते आते थे, और कांग्रेस सरकार ने जब भी मसला उठाता, जब से संघर्ष करती आई भारतीय जनता पार्टी कि राम मंदिर बनाएंगे ले, और कांग्रेस के जो वर्तमान में जब सरकार आने के बाद कई बार आरोप भी लगाए कि तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए, जो तय किए, वो पूरे किए हैं, तो ये पूरे होने की जो गारंटी है। और रही बात कि संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान सर्वोपरि के आधार पे और संविधान को जो महत्वपूर्ण जो अपना दस्तावेज है उसको पवित्र और सबसे बड़ा भाई, अब एक बहुत जरूरी सवाल है जो मैं आपसे लेना चाहता हूं। मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि तमाम तरह के संशोधन लाए गए इमरजेंसी के दौरान। बिल्कुल सही बात है। आप तो एडवोकेट हैं, आप इस बात को मुझसे भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन कर ढेर सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ना, ये 2 शब्द भी जोड़े गए। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को बदलकर भारतीय संविधान की आत्मा को बदला गया। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आती है जनता सरकार। ठीक है, लेकिन जनता सरकार ने बहुत से संशोधनों को तो निरस्त कर दिया, पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन 2 शब्दों को बनाए रखा। अब यह आपके लिए चैलेंज हो गया है कि अगर ये संविधान हत्या दिवस है तो इन 2 शब्दों को जोड़ना भी संविधान की हत्या है। आप इन 2 शब्दों को संविधान से हटाएं। क्या आप वो मादा दिखा पाएंगे? देख, मैं आपको बताऊं शिवल जी, जो अधिकार आम जनता को दिए जा रहे हैं और जनता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जा रही है, वो लोकतंत्र है। सच्चा लोकतंत्र वो है जो किसी आम व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकारों पे कुठाराघात नहीं करे, उनको अधिकार प्रदान करे। जहाँ अधिकार प्रदान करने की बात है वो तो आम जनता के और लोकतंत्र के हित में है। लेकिन जहाँ मेरा तो ये सवाल ही नहीं है ना कोई भाई, मेरा तो ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल क्या है कि अगर उस दिन संविधान की हत्या हुई, जो कि हुई है ना, तो उसके साथ साथ जो जो हुआ वो सब हटना चाहिए। इसका मतलब यह है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द और समाजवाद शब्द भी हटना चाहिए। अब सवाल सिर्फ यही है कि अगर आप चाहते हैं कि संविधान हत्या दिवस देश मनाए, तो आपको आगे बढ़कर यह भी कहना चाहिए कि इन 2 शब्दों को भी हम हटाएंगे। क्या यह साहस बीजेपी दिखा पाएगी? मेरा तो इतना सा सवाल है। सुमिल जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यदि अगर आप ये बात कहें, इसी को सभी संदर्भ में हम जोड़ेंगे, तो 25 जून को मान लो और भी कई कार्यक्रम हुए हैं, तो ये नहीं है। जो आक्षेप लगाया है और जिस तरह का आपातकाल घोषित किया है और जहां पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और जिन्होंने जो एक काली पानी जैसी सजा, काला अध्याय जो लिखा गया है, जिस तरह का जो कई बार ऐसा होता है कि हम 70% संशोधन ऐसे कर दिए, आपातकाल में ऐसी व्यवस्था कर दी जो गलत थी। हो सकता है 10% कोई, तो आप ये मान के चले कि जो इमरजेंसी थी वो इमरजेंसी पूर्णतया गलत थी। लेकिन हम ये कहना चाहें, ठीक है, तो इमरजेंसी का जो था वो लोकतंत्र का गला घोटा गया। आपने मेरे सवाल को तो सही बोल दिया विकास भाई, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या उन 2 शब्दों को हटाने का साहस बीजेपी दिखाएगी। देखिए, जो संविधान को कभी भी शिवल जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं कहती है कि संविधान को, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान में भी प्रचार के दौरान बोला कि 400 सीटें आ जाएगी, संविधान बदल देंगे। ये जो एक प्रावधान जो संवैधानिक संस्थाओं का, वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विकास भाई, मैं आऊंगा आगे आपके पास। जितेंद्र यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र भाई, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। इसमें कोई दौराई नहीं है, अगर आप किसी को कॉर्नर की तरफ धकेलेंगे अपने अटैक से, तो कॉर्नर में पहुंचने के बाद वो बाउंस बैक तो करेगा। और इसमें भी कोई दौराई नहीं है कि ये बाउंस बैक बहुत तगड़ा है, इसे आसानी से काटा नहीं जा सकता। आप इसके पक्ष में भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और विपक्ष में बोलने के लिए कम ही बातें होंगी। आपका क्या स्टैंड है? स्वप्निल, इसमें बात शुरू और विचार शुरू करने से पहले ज्यादातर लोगों का तो इस पे मत ही स्पष्ट नहीं है। असल में एक शब्द है संविधान और एक है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
यहां बात चर्चा है कि क्या संविधान की हत्या हुई, तो निसंदेह 99% एक मत है हुई, पर मैं उन 99 पर भी प्रश्न चिन्ह लगा के ये पूछूंगा कि और स्पष्ट कर दूं कि संविधान की हत्या हर उस समय होती है जब संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं होता। करेक्ट है, समझिए मेरी बात। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, हर उस समय संविधान की हत्या होती है जब उसके अनुरूप नीतियां नहीं बनती और बनी है वो लागू नहीं हो। बिल्कुल तो सही। अब मैं इस परिप्रेक्ष्य की बात करूं, जो संदर्भ हमने रखा है आपातकाल का, देखिए नो डाउट कि उस वक्त कम से कम अच्छा संविधान को समझना होगा, पहले संविधान को समझना होगा। संविधान सिर्फ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, संविधान में वो जुडिशरी के इंटरप्रिटेशंस भी आती हैं, वो सारी चीजें भी आती है। यहाँ हमारे अभी साथी शायद बीजेपी प्रवक्ता आपके कुछ सवालों से बच रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, मैं चाहूंगा उसी बात से शुरू करूं अपनी बात। असल में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जो ये है, ये असल में हमारी इच्छा है, उस दस्तावेज की इच्छा, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे ना तो जब तक कि जुडिशरी को नहीं लगे कि ये न्याय के राह में बाधा बन चुका है, ना तो कांग्रेस में दम और हटा सकती, ना ही बीजेपी हटा सकती, पहली बात। अब मैं उसी बात राजनारायण वर्सेस इंदिरा जो केस था जिसमें ये घटना घटी, थोड़ा सा उस संदर्भ पर ले जाके बातों को स्पष्ट करूंगा। देखिए उस केस में जो दो आरोप लगे थे, फिर जो किया गया, जो भी किया गया, पहला आरोप तो था उन पर कि भैया, सबसे पहला मैं बताऊं, एक रसायन का यूज करके बोलो मतपत्रों को कुछ जो है छेड़छाड़ की गई है। दूसरा आरोप लगा था कि सर भ्रष्ट आचरण है। तो पहला तो नकार दिया, भ्रष्ट आचरण को आधार मानकर सारा प्रपंच हुआ और सारा न्यायपालिका को लगा कि हाँ भ्रष्ट आचरण था और अवैध घोषित कर दिया। अब समझने की बात यह है कि आचरण का भ्रष्ट, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का आचरण का भ्रष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से सुनना होगा। वहां पे जो शांति भूषण जी वकील थे, उन्होंने वो पूरा केस पलटा, मैं उस दलील पर याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने जब बयान दर्ज हुए, स्वप्निल ध्यान देने की बात है, बयान दर्ज हुए तो एक बात निकल के आई, दोनों मुद्दे, जब पहले जो लिखित बयान था और जो मौखिक बयान उनका हो रहा था 17 मार्च को 1975 को कोर्ट में, तो शांति भूषण जी ने तुरंत वही रोका कि ऐसा है इंदिरा जी, क्या आप बताइए कि ये सही है या ये। तो इंदिरा जी ने कहा कि लिखित जब हुआ था मैं उसको समझ नहीं पाई, मैंने साइन बिना देखे दिए, ये हार बना ने बात, एक प्रधानमंत्री में झोलना, कोर्ट प्रहा करना, मतलब न्यायपालिका ये अक्षम है और इस आधार पर फिर आगे केस हुआ। अब आधार पे आइए, जब एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति झूठ बोलेगा, जब कभी भी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाएंगी, हमेशा हत्या होगी। अब आप किसी दिन विशेष, घटना विशेष को यदि इस तरह का कोई सिंबल बनाते हो, नेशनल सिंबल या लीगल सिंबल, मेरे ख्याल से राजनीतिक प्रपंचबाजी के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन काउंटर, जितेंद्र भाई काउंटर कर रहा हूं, ऐतिहासिक गलती तो थी। पुनीत जांगू जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत भाई मैं आगे आपके पास आऊंगा, स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। जितेंद्र भाई, ऐतिहासिक गलती तो थी जो कम से कम ये बताती है कि पावर आपको अंधा कर सकता है। इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि संविधान क्या है क्या नहीं, उसको बच्चों को समझाया जाए। अब बच्चों को अगर समझाया जाए तो स्टडी मटेरियल्स में कॉलेज लेवल पर ये चीज है, स्कूल लेवल पर तो ये चीजें उतनी नहीं है। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि नो डाउट हम फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में ये बताते हैं कि क्या मिस्टेक्स हुई थी, हम तमाम रिवॉल्यूशंस में ये बताते हैं कि क्या मिस्टेक्स हुई थी ताकि सीख ली जाए। क्या इस एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे सीख ली जाए? मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही बात पकड़ी है, लेकिन इस पर यदि हम और आप या कोई भी एक तटस्थ व्यक्ति इस पर बोलेगा तो इसको निसंदेह राजनीतिक चश्मा से देखा जाएगा। पर सच ये है कि उस कदम में भी केंद्रीकरण की बात थी, एकीकरण की बात थी कि भाई सत्ता को कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो तत्कालीन लोगों के मुंह से जो बात आई कि जो पचाने में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जैसा कि आपने 42वें संविधान संशोधन की चर्चा की, बड़े कुछ अच्छे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए, बहुत अच्छे प्रावधान उनको मेंटेन भी रखा गया, बाकी चीजों को हटाया गया। हाँ। अच्छा, इस पूरे मुद्दे को मैं तो ये कहता हूँ ये एक अच्छी डिबेट है, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा उठाया है। इस बहाने से हम समाचार प्लस के मंच से जनता को ये बताने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि वास्तव में संविधान सिर्फ वो नहीं है जैसा कि कुछ वकील बता देते हैं, जैसा कि कुछ प्रवक्ता बता देते हैं।
वास्तव में संविधान उन सब इच्छाओं की परिणति है जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे। अब मैं संविधान का अनुच्छेद 13 और 226 जो ताकत देता है ना जुडिशरी को, उसकी बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संवेदनशील मुद्दे को किसी पार्टी या सत्ता को इस तरह का डे घोषित करने की जरूरत थी। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रखना चाहता हूँ। छोटा सा पॉइंट ये है कि जब उस समय संशोधन हुए थे, जिन्हें मिनी संविधान भी कुछ वक्त तक कहा गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी कहते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संशोधन है उसने भारतीय संविधान की मूल आत्मा को बदला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए अगर ये एक टोटल फेस चेंजिंग एपिसोड है तो उसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे सेलिब्रेट कीजिए या उसे मॉर्न कीजिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप उसे समझिए और आप उसे पढ़ें। और उसके लिए अगर कोई दिवस घोषित नहीं करना है तो दूसरे तरीकों से भी लोगों को बताना होगा, लेकिन बताना होगा। एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, एज ए पॉलिटिकल टीचर, जितेंद्र भाई आप भी इस पर क्लासेस में डिस्कस करते होंगे और इस पर डिस्कशन हमेशा होते रहना चाहिए। मैं पुनीत जांगू जी को भी डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। पुनीत भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि साल 2021 में जाने माने अर्थशास्त्री हैं कौशिक बासु, उनके साथ राहुल गांधी बैठे थे, आपातकाल का इशू निकला। राहुल गांधी ने यह कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह फैसला लेना एक गलती थी। 21 महीने के आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। इसको गलत ठहराने के बाद भी किसी ने आज तक माफी नहीं मांगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भी जानती है इमरजेंसी एक ऐसा चैप्टर है जो कि काला अध्याय है और उस दिन संविधान की हत्या हुई थी। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा इनको कि इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के काला दिवस घोषित किया। हम नहीं कर पाए, धन्यवाद इनको। और संविधान में इस तरह का प्रावधान आपातकाल का होना, लेकिन उसका दुरुपयोग होना ये गलत था। और इंदिरा जी के समय जो आपातकाल लागू किया गया वो गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं। माफी नहीं मांगी पर आज तक किसी ने। राजनीतिक बात आती है तो राजनीतिक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार के चुनाव ने एक तीर सही निशाने पे लगाया है। इस बार के चुनाव से इनका अराजक असंवैधानिक चेहरा जो जनता के सामने गया, जिसकी वजह से ये बहुमत से अल्पमत में आ गए, वो जो जनता ने इनको तीर लगाया है, अब ये बिलबिला उठे हैं। और इस तरह के आप देखिए कि संसद के पहले दिन जब स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर अपने भाषण, अपने पहले स्पीच के अंदर ये बात कहते हैं, तो इसका मतलब अब इन्हें ये साबित करना पड़ रहा है कि ये संविधान के रक्षक है। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन पुनीत भाई, जब आपने कहा कि हम इन्हें बधाई देते हैं कि इन्होंने कर दिया, हम नहीं कर पाए, तो आपकी मंशा भी थी कभी करने की। क्या आप इस बात से कॉन्फिडेंस ले रहे हैं कि जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट कर रहा हूं पुनीत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इमरजेंसी का जमकर विरोध किया, आज उनमें से अधिकतर चेहरे चूंकि आपके पाले में नजर आ रहे हैं INDIA के गुलदस्ते के भीतर, ये बात आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम इस पर अपना बचाव कर सकते हैं? मैं आपकी बात समझ गया और मुझे खुशी है कि जो लोग इमरजेंसी के समर्थन में थे, जिन्होंने इसे राष्ट्र क्या कहते हैं उसे अनुशासन पर्व कहा, एक और पक्ष भी है ना, वो वहां भी सत्ता में बैठा है, अनुशासन पर्व कहा, और वो जो पैरों में घुंघरू बांध के उस वक्त नाच रहा था कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो ये कह रहे हैं कि ये गलत था, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, हमारी जो कमी रही वो ये थी कि हमें जो आपातकाल था उसके बारे में जनता को बताना चाहिए था कि आपातकाल क्यों गलत था, इसमें कोई दो राय। तो बताया जाएगा, और ये सीखने की चीज, उस दिन सेमिनार्स होंगे, उस दिन एक्सटेम्पोज होंगे, उस दिन डिबेट्स होंगी। अब ये उसको काला दिवस के रूप में मना के बताएं। वैसे तो आज की तारीख में 365 दिन ये मनाया जा सकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को ED, CBI, इनकम टैक्स दबाव में, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 365 दिन मन सकता है, मैं कोई दो राय नहीं, लेकिन पुनीत भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आजादी हम हर साल महसूस करते हैं, हर दिन महसूस करते हैं, लेकिन आजादी का दिन 15 अगस्त है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, है ना। गणतंत्र दिवस भी इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है, वैसे तो हम हर दिन गणतंत्र हैं, है ना। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, नोटबंदी को लेकर आप लोगों ने कहा काला दिवस है, आपने 2 साल नोटबंदी को काला दिवस मनाया भी, तीसरे साल आपने उसे काला दिवस मनाना छोड़ दिया। लेकिन इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर साल डिस्कशन पॉसिबल है और उस पर किया जा सकता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में हर दिन ही हो रहा है ना ये। 25 जून तो पहला दिन था। 2014 के बाद तो लगभग हर तारीख को ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसमें संविधान में आपातकाल जैसा जैसी हालात रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रोज मनाया जा सकता है। बात कहना चाह रहे हैं,
हम यही कह रहे हैं कि इसको 365 दिन मनाया जा सकता है। मैं अगर तारीखें गिनने लगूं तो 25 जून, 26 जून, 27 जून। एक अहम सवाल है जो मैं विकास सोमानी जी आपसे पूछना चाहता हूं, एक अहम सवाल है जो मैं विकास सोमानी जी से पूछना चाहता हूं। विकास सोमानी जी, अब मैं एक एक राउंड, एक एक सवाल के साथ आप सबके पास आऊंगा, उसके बाद इस डिबेट को खत्म करूंगा। विकास सोमानी जी, आप सोचकर मुझे बताइएगा, जब इमरजेंसी लगा, 77 में आम चुनाव हुए, जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार में आई, 1980 में मामला पलट गया, आपातकाल लगाने की दोषी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनता ने सिर माथे पर बिठा लिया, और जिस तरह का बहुमत था, क्या उससे यह नहीं लगता कि इमरजेंसी का स्वाद शायद जनता को उतना कड़वा नहीं लगा जितना आप सोच रहे हो या हम समझ रहे हो? जिस समय इंदिरा गांधी जी ने जो एक स्थिति देश की बना रखी थी कि लोकतंत्र में जो एक आस्था लोगों की थी, तो लोकतंत्र का दमन किया गया जब आपातकाल के दौरान से, तो उन्होंने कई ऐसे नेता जो संघर्षशील नेता थे, विभिन्न विचारधारा के नेता थे, उनके साथ जो जिस तरह की राजनीति, यहाँ तक कि न्यायालय, मीडिया और दूसरी बात जो है मुख्य जो स्तंभ हुआ करते थे देश के, जो जिनकी आवाज दबा दी गई, तो आवाज दबाने के बाद अगर जिस तरह के परिणाम आप कहना चाह रहे हो, क्योंकि आज तक देखें कि जब आपातकाल इमरजेंसी हुई थी इंदिरा गांधी के समय, शिविर जी एक लाइन बोलूंगा मैं आपको, तो न्यायालय और मीडिया भी, आज जो हमारे साथी अभी कह रहे थे, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देश में अगर आज लोकतंत्र जिस तरह से बिल्कुल बुलंद हुआ है, और आप देखें विश्व में भारत की जो पहचान बनी है कि एक के बाद एक धारा 370, राम मंदिर का मामला, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, सभी जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि हर पहलू के जो है उसमें प्रावधान किए गए और बड़े बड़े अमेंडमेंट हुए हैं, और जो देश में धारा 370 हटाने के बाद लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए चुनाव हुआ, बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? देखिए, राजनीतिक स्थिति को अगर आप हर चीज से जोड़ेंगे तो देश ही तो राष्ट्र हित प्रथम है, और आप जो है कि जनता सिर्फ जो राजनीतिक पार्टी जो राजनीति करती आ रही है, अपने राजनीति के लिए कार्य कर रही है कि उन्होंने समय समय में जो फैसले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र हित और देश हित सर्वप्रथम है। ठीक है, मैं एक सवाल पुनीत भाई आपसे ले रहा हूं। पुनीत भाई, मेरा आपसे सवाल है, पुनीत भाई मुझे ये बताइए, उस मिनी संविधान को कहा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा को उसने बदल दिया था, उस आत्मा को जो कि जिसकी नींव पड़ी थी उन दिग्गज चेहरों के बीच में जिन्होंने पहला संविधान बनाया था, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था। तो क्या 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 ये बात लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? क्या इस पर खुली बहस हर साल नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को यह पता चले कि अगर पावर किसी को अंधा कर दे तो किस तरह की स्थितियां बनती हैं? मैं आपसे एक निवेदन कर दूं जी। मैं इस चीज का समर्थक हूं कि संविधान तो कक्षा 6 से पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या संविधान का कैसे बना, उसमें क्या क्या गलतियां हुई, आगे जैसे आपातकाल लगा तो वो क्यों गलत था, ये कक्षा 6 से हर साल इसका एक चैप्टर होना चाहिए, और ये हर भारत के हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। अधिकतर नागरिक संविधान को जानते ही नहीं है, आपातकाल क्या है, आपातकाल संवैधानिक है कि नहीं है, ये भी नहीं जानते लोग। मैं आपको फिर बता दूं, आपातकाल संविधान में एक प्रावधान है, लेकिन उसको दुरुपयोग करना वो गलत है। ठीक है। तो इसलिए ये जो बातें आप कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और मैं इनको बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आज जाने से पहले काउंटर व्यू, जितेंद्र भाई एक टोटली काउंटर व्यू जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो मैं ये कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि नेताओं के अधिकारों में कटौती कर दी गई, उद्योगपतियों के, बड़े लोगों के अधिकारों में कटौती कर दी गई, जिसका मतलब यह है कि एक ऐसा सेगमेंट होता है जो एंजॉय करता है, उनके साथ हुआ ना, और वो सेगमेंट इंडिया में हमेशा बड़ा रहेगा, जाहिर तौर पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। उस समय ट्रेनें टाइम पर चल रही थी, उस समय पढ़ाई समय पर हो रही थी, सरकारी फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो चुका था, जिसे लोगों ने शायद एंजॉय किया। एक बार मैं बीच में बोलना चाहूंगा। देखिए, संविधान, मैं आपको एक बात बता दूं, आपातकाल में कई चीजें बहुत सुंदर रही होंगी, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन करते हैं या उसके अधिकारों में कटौती करते हैं, तो मैंने इसीलिए कहा कि एक काउंटर व्यू दे रहा हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। जितेंद्र भाई, ठीक है जितेंद्र भाई, लेकिन क्या ये सारी बातें, मुझे बहुत अच्छे से याद आता है उस समय इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था, मेरे ख्याल से शायद अमेरिकी लेखक को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है, सरकारी कंपनियों की भूमिका खत्म होने की शुरुआत हो गई है, औद्योगिक उत्पादन में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया। ये सारी बातें एक तरफ, पर जिस एट्रोसिटी को लोगों ने देखा, जिस कहर को लोगों ने देखा, क्या ये बातें उसे ढक सकती हैं? कभी नहीं। स्वप्निल, 2 कोटेशन याद दिलाऊंगा। लॉर्ड एक्टन एक बड़े विद्वान हैं,
लॉर्ड एक्टन ये कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और Correct. पूर्ण शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है। हाँ, ये कोटेशन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हाँ. कि जब सत्ता केंद्रीकृत होती है, पावर को डिसेंट्रलाइजेशन से हटा के और अपने हाथ में संकेंद्रित करती है, तो निश्चित रूप से वो तानाशाही की तरफ बढ़ती है। पहला जवाब। अब दूसरा कोटेशन इसी के साथ कि अरस्तु ये कहते थे तमाम तंत्र, लाख बुराइयां हैं लोकतंत्र में, लेकिन सारे बुराइयां होने के बावजूद भी लोकतंत्र और बहुत बुरों से तो कम बुरा है। वो कहते थे कि लोकतंत्र बहुत बुरों से तो कम बुरा है। इसका मतलब ये है कि यदि हो सकता है मुद्रा भंडार घटे, हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकता है कुछ और चीजें भी घटे, पर यदि इनकी कीमत पर भी हम लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतंत्र को बचा सकते हैं तो हमें लोकतंत्र को बचाना चाहिए। और यदि कोई सत्ता का फैसला इस लोकतंत्र के विरुद्ध जाता है, जैसा इमरजेंसी, तो मैं उसे किसी भी पैरामीटर पर सही नहीं बताता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का और तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।